नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी का यूनिट नंबर 3 का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, लेजिस्लेचर्स एंड लेजिस्लेशन। ये हमारा टॉपिक है जो कि सेकंड टॉपिक है 3rd यूनिट का, यानी विधायिका और कानून। जैसे कि सिलेबस में है कि जो विधायिका और कानून को हमें एक इंस्टीट्यूशन के फ्रेमवर्क में हमें पढ़ना है, इंस्टीट्यूशन के फ्रेमवर्क में। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म करा था। देखिए, जो विधायिका है, जैसे आप सभी ने सुने होंगे कि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके 3 अंग होते हैं। एक आपका होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है आपका लेजिस्लेचर और तीसरा होता है जुडिशरी। तो इस वाले जो लेजिस्लेचर है उसको हमें समझना है, लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन। जैसा कि आप सभी को यह जानकारी हुई कि जो लेजिस्लेचर का जो मेन जो वर्क है, जो मेन उसका जो फंक्शन है या फिर कोई मुख्य कार्य है, वो यह है कि उसका कार्य कानून बनाना सबसे प्रमुख होता है किसी भी विधायिका, या फिर कह सकते हैं कि विधायिका के कानून बनाने की संस्था है। जहाँ जितने भी हमारे कानून होते हैं वो सभी विधायिका से ही निकलते हैं, जिसको लेजिस्लेचर बोला जाता है, कई बार इसे पार्लियामेंट बोला जाता है। जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर लॉज कहाँ से आ रहे हैं? सारे आपकी विधायिका से ही बन के आ रहे हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें कि जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो लेजिस्लेचर है, हेल्प्स द पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल, कि जो सरकार है जिसको आप सभी ने चुना है, वोट दिया है, जो सरकार है उसके प्रति क्या है, जवाबदेही सुनिश्चित करा जाता है। कि जैसे कि बोला जाता है कि जो भारत की जो सरकार है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे है या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे, वो सभी किसके प्रति जिम्मेदार हैं, किसके प्रति उत्तरदायी है? वो है लेजिस्लेचर। तो एक तरह से लेजिस्लेचर क्या है, एक अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करता है। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75(3) में लिखा गया है कि द गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। वह सरकार जब ही तक शासन में रह सकती है जब तक उसके पास विधायिका के अंदर एक स्पष्ट बहुमत मौजूद है, या लोकसभा के सभी मेंबर्स का जो कॉन्फिडेंस है, जो बहुमत है, वो उस सरकार के पास स्पष्ट रूप से मौजूद है। उसके बाद जब हम तीसरा पॉइंट देखें, द पार्लियामेंट इज द ओपन फोरम फॉर डिबेट। देखिए, जो जितना भी डेलिब्रेशन है, जो संसद है, वो एक क्या है, एक मंच है नीति निर्माण या नीतियों पे प्रश्न करना, सरकार पर प्रश्न करना, सरकार की नीतियों पे प्रश्न करना, नई नीतियों को प्रसारित करना आदि सभी का एक फोरम है, जहाँ पे ये नीतियों का निर्माण करना, रद्द करना, पुनः स्थापित करना, अमेंडमेंट्स करना, ये सब क्रिया किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे कि गवर्नमेंट के जो 3 अंग होते हैं, जिसमें जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है या ऑर्गन है गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो डायरेक्टली जनता के माध्यम से या सिटीजन्स के द्वारा चुने हुए आ रहे हैं। जैसे कि ऊपर की डिस्कशन में हमने यही पाया कि जो पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी एक्शंस हैं, उन सब की जानकारी, उस पर जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है, यानी सरकार को सीमित कर सकता है, या सरकार को उसकी दिशा निर्देश किस तरीके से आगे बढ़े उसको फैसिलिटेट कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। सरकार को चुनने और बर्खास्त करने की शक्ति संसद के पास निहित है। देखिए, जब भी सरकार बनना होता है, जो एग्जीक्यूटिव जब भी बनना होता है, तो सरकार संसद में एक निश्चित, एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना होता है। तो उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सरकार को चुनने और बर्खास्त करने की शक्ति संसद के पास है।
और वहीं पे हम कहें कि इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर कंट्रोल द कैबिनेट, जैसे कि वो पूरी सरकार को और कैबिनेट सभी को कंट्रोल करती है, या जैसे मंत्रियों से क्वेश्चन पूछना, तो वो जितना भी कार्य है ये अकाउंटेबिलिटी का, ये सारा इंश्योर करती है पार्लियामेंट, जो कि लेजिस्लेचर है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की। देखिए, जो लेजिस्लेशन है ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं कानून, कर सकते हैं विधान, कर सकते हैं कि लेजिस्लेशन इज द वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आर्टिकुलेटिंग द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। कि देखिए, जो विधान है या जो कानून है सरकार की नीति को स्पष्ट करने के प्रमुख उपकरणों में से एक है। तो देखिए, लेजिस्लेशन का होना जरूरी है पॉलिसीज को आर्टिकुलेट करने के लिए या पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये है कि देखिए, जो लेजिस्लेचर है वो क्या है, आपका एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। विधायिका क्या हुआ, आपका एक इंस्टीट्यूट हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, और उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो फल है, वो आपका कानून या लेजिस्लेशन हो गया। यानी बोले तो जैसे पेड़ है, तो पेड़ जो है आपका, वो आपका क्या हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, और उसके जो फ्रूट्स है वो आपके लेजिस्लेशन हुए। और यही लेजिस्लेशन क्या करते हैं, जितनी भी पॉलिसीज बनेगी उनको स्पष्ट करने की, सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने के प्रमुख उपकरणों में से एक है। देखिए, यहाँ पे अगर हम लेजिस्लेशन या पार्लियामेंट को समझे, तो देखिए, जो सेंट्रल लेवल पे या केंद्रीय स्तर पर जो पार्लियामेंट है वो 3 इंस्टीट्यूट को मिलकर बनता है। तो सबसे पहला आपका आता है प्रेसिडेंट, उसके बाद आता है आपका राज्यसभा, उसके बाद आता है लोकसभा। तो ये तीनों को मिलाकर आपका पार्लियामेंट बनता है, जिसे लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं। अब पार्लियामेंट में भी आपके अगर हम देखें तो 2 सदन है और एक राष्ट्रपति है। तो 2 सदनों का जिक्र जो आगे हम अपनी वीडियो में करेंगे इंडिविजुअली, जो एक एक सदन की क्या शक्तियां, एक एक सदन के क्या क्या विशेषाधिकार है, उन सबको। और स्टेट लेवल पे भी हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट पे आपकी 2, जैसे सेंट्रल लेवल पे 2 व्यवस्था है, राज्यसभा लोकसभा, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी कई बार 2 प्रकार की व्यवस्था होती है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, जो विधानमंडल है या विधायिका है, उसके कार्य क्या क्या है, प्रमुख कार्य। तो देखिए, सबसे पहले तो जो प्रमुख कार्य में से कि लेजिस्लेटिव फंक्शन की विधायी कार्य, मतलब कानून बनाना, कानून को खत्म करना, कानून को आगे बढ़ाना। अभी फॉर एग्जांपल देखिए कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, हर चीज़ पे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उन टेक्नोलॉजी को सीमित करने के लिए कि क्या आप देखें क्या नहीं देखें, कंट्रोल करने के लिए, या फिर उसके आपके डेटा को बचाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी कानून बनाना। तो ये कानून बनाना सबसे प्रमुख कार्य होता है लेजिस्लेचर का। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि उपरोक्त अभी हमने डिस्कशन, जो भी ऊपर अभी हमने डिस्कशन करा कि वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, जो भी हमारी सरकार है या जो कार्यपालिका है उसकी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करती है। उसके बाद है उसका फाइनेंशियल फंक्शन पार्लियामेंट का। अब देखिए, जो सरकार जो भी बजट बनाती है वो उसको अपनी पार्लियामेंट से पास कराना होता है। यानी 1 रुपया भी खर्च करना है सरकार को, या फिर किसी भी तरीके का खर्च है, तो पार्लियामेंट के बिना सहमति के 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती। तो बजट को पास कराना होता है, पैसा किस तरीके से निकाला जाए, वो सब पार्लियामेंट के माध्यम से ही होता है, यानी लेजिस्लेचर के माध्यम से होता है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो देखिए, ये एक तरह से सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये जो पीपल हैं, जो नागरिक हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करता है। एक जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जैसे एक फोरम, एक तरीके का फोरम है जहाँ पे जो डिबेट कर सकते हैं, जितने भी संशोधन है वो सब प्रक्रिया यहाँ पे की जा सकती है। डिबेटिंग फंक्शनल फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जितने भी डिबेट है, विवाद है, वाद विवाद है, या जो भी संशोधन है, वो सभी संवैधानिक तौर पे हम पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के अंदर ही कर सकते हैं, या एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। उसके बाद है इलेक्टोरल फंक्शन,
यानी राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो एक तरह से इलेक्टोरल फंक्शन भी है लेजिस्लेचर का। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी मेंबर्स हैं वो सरकार को सुनिश्चित करते हैं कि वोटिंग करके कि हाँ सरकार का निर्माण पार्लियामेंट के अंदर होता है, तो ये भी इलेक्टोरल फंक्शन में। उसके बाद है जुडिशियल फंक्शन, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा जैसे आया राम गया राम, ये वाला जो केस था, या फिर जो स्पीकर होता है कई बार अपने सदस्यों के ऊपर कंट्रोल करता है, एक तरह से एक जुडिशरी की तरफ परफॉर्म करता है। दूसरा क्या है, जो राष्ट्रपति पे महावी हो गए या इम्पीच करना है राष्ट्रपति पे, या वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल, या सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल, ये सभी कार्य जुडिशियल फंक्शन के तहत कार्य लेजिस्लेचर के ही पास है। तो ये सभी कार्य हैं, कृपया आप इन सभी को याद रखिएगा। तो आप एग्जाम में इस तरीके की टेबल के माध्यम से अभी आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे राज्यसभा हो गया आपका अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। मेंबर इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, ये सब एक बार चार्ट को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। कि यहाँ पे ना हमें कानून को समझना है कि जो कानून की प्रक्रिया है, जो कानून बनता है वो कैसे बनता है कानून। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि कानून बनने की प्रक्रिया में जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बिल होता है, कोई भी एक विधेयक लाया जाता है, आपने सबने सुना होगा विधेयक शब्द। उसके बाद ये एक्ट में बदलता है जिसको कानून बोलते हैं। कैसे कानून विधेयक एक्ट में बदलता है उस प्रक्रिया। देखिए दो तरीके के बिल्स होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई सरकार, जैसे सरकार का कोई हिस्सा है, कोई मंत्री है, यानी सरकार का कोई सदस्य है, यानी बोले जाए कि उसे कोई पद मिला हुआ है सरकारी, कोई मिनिस्टर है, मंत्री है, अगर वो कोई बिल लेके आता है यानी कोई विधेयक लेके आता है तो उसे बोला जाता है गवर्नमेंट बिल। और इन मंत्रियों को छोड़कर, इन सभी मंत्रियों को छोड़कर बाकी जितने भी लोग होते हैं, बाकी जितने भी लोग बचते हैं, चाहे वो एक पर्टिकुलर पार्टी का ही क्यों ना, जो जिसकी सरकार है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ही सरकार है पार्लियामेंट के अंदर। अब देखिए एक ही सरकार है तो इसके पास मान लीजिए 275 एमपीज हैं, तो इसका मतलब एक ही सरकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 275 ही मंत्री बन गए, नहीं। इसका कितना कुछ परसेंट या कुछ ही लोग जो मंत्री है जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे, ठीक है। अब उन जैसे मान लीजिए कि इनमें से केवल और केवल 70 लोग इस एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो ये 70 लोग अगर किसी भी तरीके का बिल लेके आएंगे तो वो गवर्नमेंट बिल होगा। इसके बाद जो 205 लोग बचे इसी पार्टी के, अगर वो कोई बिल लेके आते हैं तो वो प्राइवेट मेंबर बिल बनता है, हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो बिलों में एक होता है मनी बिल होता है और एक होता है नॉन मनी बिल होता है। मनी बिल मतलब किसी भी तरीके से भारत की संचित निधि में अगर किसी भी तरीके से हम पैसा निकाल लें तो वो मनी बिल कहलाता है। और मनी बिल में आप देखते हैं कि जो लोकसभा है उसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, लोकसभा के स्पीकर की डिसाइड करना कि कौन सा। और नॉन मनी बिल में आपका ऑर्डिनरी बिल होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ बिल है, ठीक है। देखिए कोई भी अगर कानून है, जो कि हमने बात करी कि अगर कोई भी बिल या फिर एक्ट में जब बदलता है, जब ये जाता है तो उसको बहुत सारे विभिन्न स्तरों पे से गुजरना पड़ता है। तो वो बहुत सारे विभिन्न जो स्तर है, जिसमें सबसे पहला जो स्तर होता है किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करना या फिर उसका इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। विधेयक को प्रस्तुत करना या इंट्रोडक्शन या उसका परिचय कराना सदन के अंदर। तो सबसे पहला आ गया आपको या तो इंट्रोडक्शन कह लीजिए या तो परिचय कह लीजिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद कमेटी या समिति स्तर पे, उसके बाद सेकंड रीडिंग, ठीक है, उसी सदन के अंदर सेकंड रीडिंग, क्योंकि पहली रीडिंग तो आपकी इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है। फिर
पार्लियामेंट ने ये पाया कि नहीं, इस पर कुछ बदलाव की जरूरत है, तो हमने किसी कमेटी को इसको भेज दिया। ठीक है, उसके बाद वो कमेटी से जब वापस आता है तो फिर पार्लियामेंट में उसकी सेकंड रीडिंग होती है, फिर उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है, फिर जो बिल है वो सेकंड हाउस के लिए भेज दिया जाता है, और सेकंड हाउस से पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। अब देखिए, जो पहला जो स्टेज है उसमें क्या है, 1 मंथ पहले एक नोटिस देना होता है। अगर मान लीजिए कोई मंत्री अगर उस बिल को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उसे 1 मंथ पहले उस बिल के बारे में, ठीक है, उसके इंटेंशन के बारे में, कि वो विधेयक लाना चाहता है, उसके बारे में उसे 1 महीने पहले नोटिस देना होता है। वहीं पे देखिए, अगर गवर्नमेंट का वो बिल है, कोई मंत्री इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे कोई प्रायर नोटिस नहीं देना होता है स्पीकर को। अब इस डेट को मिलने के बाद या फिर नोटिस को देने के बाद उस विधेयक की क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिए, एम और ऑब्जेक्टिव दोनों डिफरेंट होता है। ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म, और उसका जो लॉन्ग टर्म जो गोल होता है, मतलब या फिर उसका लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है वो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, एम्स, इन सब के बारे में बताना, फिर एक डेट और टाइम फिक्स कर किया जाता है कि उस विधेयक का एजेंडा क्या होगा, कैसे हाउस में उसको कैसे किस तरीके से बहस करने के लिए टाइम और पीरियड अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो टाइम, डेट, शेड्यूल होता है, उस दिन पे उसके ऊपर बहस होता है। अगर वो जो इनिशियल जो प्रेजेंटेशन है उस पे अगर वोट हो जाता है, तो आगे जो अच्छे से उसके ऊपर बहस है, जो टाइम डेट मिला था, उसके बाद उस अच्छे से उसके फेवर में उस बिल को आगे डिस्कस करने के लिए तैयार किया जाता है। तो उसके बाद जो है, जो इनिशियल जो प्रेजेंटेशन है या फिर जो इंट्रोडक्शन है, उसका बिल के बाद एक वोटिंग होता है या फिर वोट होता है कि इस बिल का इंट्रोडक्शन करा जाए या नहीं करा जाए। अगर वोट उसके पक्ष में है तो आगे उसके लिए डिस्कशन, उस बिल या उस विधेयक के लिए डिस्कशन आगे की डेट दी जाती है। और अगर पूरा डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद अगर जो 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 सदन है, अगर वो अपनी डिस्कशन होने के बाद अगर सदन पूरी तरह से अपना वोट डाल देता है और पूरा उसे पास कर देता है, तो वो पास्ड हो जाता है, वो बिल एक सदन से पास हो जाता है। एक एक चीज ये समझना है कि देखिए, जब इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है, ग्रांटिंग लीव टू इंट्रोडक्शन द बिल, जो हाउस है ना, वो दो तीन तरीके के काम करता है। सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले वो कोई तुरंत ही उस पर विचार कर सकता है या इमीडिएटली टेक अप द बिल फॉर कंसिडरेशन। जैसे कोई जो विधेयक है जिसने फर्स्ट स्टेज में इंट्रोड्यूस करा, अपने प्रस्ताव को रखा, उसके बाद या तो सदन उसके बाद तुरंत ही उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देगा जल्दी से, ठीक है, इमीडिएटली टेक अप द बिल फॉर कंसिडरेशन। या तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो ना किसी सिलेक्ट कमेटी को भेज देता है, ठीक है, वो किसी समिति को भेज देता। तो मान लीजिए अगर दूसरा चरण हुआ, तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर भी यही होता है कि जो बिल है वो सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है। सिलेक्ट कमेटी क्या करती है, उसमें जांच पड़ताल, किस एक्सपर्ट ओपिनियन, सब चीज़ का ऐड करती है। या जो तीसरा है वो ये होता है कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए रख दिया जाता है, ठीक है, जनता की राय जानने के लिए या इस विधेयक के ऊपर, ये भी होता है। मगर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, सेकंड, ये सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल के बाद। सदन में जब इंट्रोड्यूस हो जाता है बिल, उसके बाद ये सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है ज़्यादातर मामले। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग कब होता है, जब वो जो सेलेक्ट कमेटी है, कोई सी भी जिस कमेटी को गया हुआ है वो बिल, उसको अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स है या फिर सबमिशन, जो रिजल्ट है, वो जब सबमिट कर देती है किसी भी सदन को, जिस सदन की वो कमेटी है, उसके बाद दोबारा से वो डिस्कशन बुलाया जाता है, जिसको बोला जाता है सेकंड रीडिंग। ठीक है, सेकंड रीडिंग उसमें क्या है, कौन कौन से क्लॉज, फिर मेजोरिटी, ठीक है, अमेंडमेंट्स को वो अगर मान लेते सेलेक्ट कमेटी के, या फिर कुछ और कई बार होता है कि दोबारा भेज दिया जाता है। बट ये सेकंड रीडिंग होता है जब कमेटी की तरफ से जब वो बिल आ जाता है, उस पर जितना भी जांच पड़ताल था, सजेशन था, वो सब होने के बाद।
या तो ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स के आने के बाद क्या होता है कि पास कर दिया जाता है। और जो तीसरा जो स्टेज होता है, देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि जैसे जितना भी डिस्कशन था वो सेकंड स्टेज में होता है, जो कि सेलेक्ट कमेटी के बाद आया। ठीक है, इस स्टेज में जो तीसरा स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि कोई चेंज नहीं होता उस बिल के अंदर। ठीक है, या तो जो सदन के सदस्य उस बिल के खिलाफ भी बोल सकते हैं, उस बिल के समर्थन में भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि बाई चांस कुछ माइनर अमेंडमेंट्स रखा जाए। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ये वोट होता है। ठीक है, या तो उसे जो हाउस है या तो जो सदन है उसे पास करता है, या तो उसे रिजेक्ट कर देता है। अगर पास कर देता है तो वो साइन प्राप्त कर लेता है जो भी स्पीकर है या चेयरमैन है उस हाउस का। उसके बाद वो आपका दूसरे सदन में चले जाता है। अगर लोकसभा से पास हुआ है तो वो राज्यसभा को जाएगा, और अगर राज्यसभा से पास है तो वो लोकसभा को चला जाएगा। कि जो सेकंड हाउस है ना उसमें भी सेम जो फर्स्ट हाउस में जिस तरीके से प्रोसेस हुआ था बिल, यानी इंट्रोडक्शन नोटिस नहीं लेना पड़ता यहाँ पे, जो नोटिस है वो नहीं है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। फिर उसके बाद अगर समिति को भेजना चाहे तो समिति, नहीं तो वो अपने राय सुझाव दे सकती है। ठीक है, और सुझाव देने के बाद फिर वो लोकसभा में जाएगा सुझाव को मानने के बाद। फिर वो या तो दोनों सदन उसे पास कर देंगे, और बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आता है जैसे एक दूसरे सदन के बीच में, तो एक जॉइंट सेशन के लिए भी हो सकता है कि दोनों सदनों को बुला के उस बिल के ऊपर डिस्कस करा जाए। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, ये ध्यान रखिएगा, जॉइंट सेशन का। और उसके बाद अगर दो उस हाउस से भी पास हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के लिए चला जाता है, यानी वो साइन जो है प्राप्त कर लेता है वो वाला बिल। दोनों सदनों के से पास होने के बाद जो जो लास्ट का जो अंतिम जो चरण है वो राष्ट्रपति की सहमति। या तो राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकता है। ठीक है, अगर ये सहमति देता है यह एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, यानी कानून बन जाता है, विधेयक कानून बन जाता है, और इसे स्टैच्यू बुक में रखा जाता है। ठीक है, दूसरे में क्या है, रिजेक्ट कर देता है तो वो दोबारा पार्लियामेंट के पास चला जाता है कंसिडरेशन के लिए कि आप दोबारा से पुनर्विचार करें। और उसके बाद या तो चाहे संसद तो दोनों हाउस से विचार कर सकते हैं, अगर नहीं विचार कर सकते तो वो दोबारा जब राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है। ठीक है, तीसरे में क्या है, कई बार जो प्रेसिडेंट है कुछ कुछ मामलों में पॉकेट वीटो का भी यूज करता है, यानी अनिश्चितकालीन के लिए अपने जेब में रख लेना। जो कि कई बार हमने देखा है कि पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द सजेशन मेड बाय प्रेसिडेंट। ये पार्लियामेंट के विवेक पे है कि वो राष्ट्रपति की सुझावों को मानता है या नहीं मानता। मगर हमने जितना भी शुरू में जो पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है प्लस लोकसभा प्लस में राज्यसभा, ये सब तीनों मिलके पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं। कई बार पॉकेट वीटो का यूज करा जाता है, तो इस तरीके से कि कोई भी जो बिल है वो एक्ट में बदलता है। कि जो भारतीय जो संविधान है उसने केंद्र और राज्य और दोनों सभी के कार्यों को निश्चित कर रखा है। यानी जो केंद्र सरकार है वो इन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है, जो राज्य सरकार है वो इन सब्जेक्ट पे का। तो देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ये सब राज्य सरकार के सब्जेक्ट है, इन पे केवल राज्य सरकार कानून, और ये जो मिले हुए हैं उस पे दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, तो एजुकेशन के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कानून बना सकती है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, यूनियंस हो गया, ये सब, अडॉप्शन भी आ गया, अडल्ट्रेशन सब आ जाता।
कुछ विशेषाधिकार रेजिड्यूशरी पावर्स भी हैं, जिसमें केवल सेंट्रल जो है वो उसका इम्पोर्टेंट रोल, या यूनियन लेजिस्लेचर है उसके पास ये रेजिड्यूशरी पावर है, जिसपे जैसे साइबर लॉज होंगे, तो ये सब मैटर्स सेंटर इन सबको पूरा करती है या इस पे कानून बनाती है। देखिए वर्तमान समय में इतना टेक्निकलिटी, इतना जटिल होता जा रहा है हर चीज़ या प्रक्रिया या कानून, जिसको आज के दौर में ना एक नया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक प्रमुखता से आया मॉडर्न मॉडर्न पार्लियामेंट के टर्म्स में। तो इसको प्रायोजित विधान बोलते हैं या द्वितीय विधान बोलते हैं। देखिए क्या है कि जो पार्लियामेंट है ना, वो हर चीज़ पे हर चीज़ के ऊपर फैसला नहीं दे सकती, हर चीज़ पे फंक्शन नहीं कर सकती। तो क्या करती है, जो वो अपने जो कार्य हैं वो कई बार जो कानून बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल साइबर के ऊपर कोई कानून बनाना है, तो वो क्या करती है, वो डेलीगेट कर देती है, यानी कार्यपालिका की किसी अथॉरिटी को दे देती है कि आप इसके ऊपर कानून बना के हमें बताइए, वो हमें दीजिए। ठीक है। तो जैसे इसके अंदर क्या है कि जैसे आरबीआई का एक एग्जांपल लिया हुआ है कि देखिए आरबीआई एक्ट में ये बताया गया है कि आरबीआई ये पावर है उसके पास कि वो ये बताए कि किस करेंसी का जो लीगल टेंडर है वो उसको ख़त्म करना है। तो ये आरबीआई किसको बताएगी, पार्लियामेंट को बताएगी, और पार्लियामेंट फिर अपने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, एक गैजेट के माध्यम से उस जो डिनोमिनेशन, जो लीगल टेंडर है उस करेंसी का, उसे ख़त्म कर देगी। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है कि पार्लियामेंट अपनी जो अपना जो वर्कलोड है वो क्या करता है, डेलीगेट कर देता है, वो किसी दूसरी अथॉरिटी पे डाल देता है। तो इसको डेलीगेट लेजिस्लेशन कहते हैं। और ये कई बार फायदेमंद भी होता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास तो एक सीमित नॉलेज है, या फिर जो लोग आ रहे हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं है, या फिर कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी उसी के लिए काम कर रही है, तो वो डेलीगेट करके वहाँ से वो कानूनों को बनवा कर फिर उसके बाद डिस्कशन कर सकती है, उसको पास या फिर नहीं पास कर सकती। और ये हमारी पार्लियामेंट का कुछ ये जो डेली रूटीन है, जैसे 11 से 12 बजे के आसपास आपका 0 आवर, स्पेशल मेंशन, कॉलिंग अटेंशन, फिर उसके बाद ये होता है पेपर्स टेबल, बिल इंट्रोडक्शन। ठीक है। इसी के अंदर क्वेश्चन आवर भी आप ही का इसी के अंदर होता है 12 से 1 बजे के बीच में, जिसमें स्टार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनस्टार पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका 1 से 2 का लंच होता है, फिर उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक ये इस तरीके का शेड्यूल रहता है। अब इसके बाद हम जैसे लोकसभा के पर्टिकुलर फंक्शन क्या है और राज्यसभा के पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आप सबने अक्सर संसद के बारे में हमेशा न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा अभी तक। तो देखिए संसद, जैसे ही कोई नया कानून बनना होता है तो संसद का रोल आ जाता है, और भी बहुत सारे मैटर्स हैं जहाँ पे संसद की सक्रिय भूमिका पाई जाती है या फिर सक्रिय भूमिका अदा करता है। तो उसी को आज हमें समझना है कि संसद क्या होती है। संसद को स्टार्ट करने से पहले हम एक B.R. अम्बेडकर का जो कोट है पार्लियामेंट या संसद को लेकर, संसद शक्ति का मंदिर है, द पार्लियामेंट इज द टेम्पल ऑफ पावर। जो पार्लियामेंट है वो क्या है, एक शक्ति का केंद्र है या शक्ति का मंदिर है। अब देखिए जो ये जो स्टेटमेंट है इसके पीछे एक व्याख्या है। व्याख्या यह है कि जैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हमने डेमोक्रेसी को चूज़ करा, हमने इलेक्शन चाहा, हमने बोला कि हम समाजवाद के रास्ते पे चलेंगे। तो देखिए हमने जो शुरू में भी पढ़ा था कि फैबियन सोशलिज्म को हमने अपनाया था। फैबियन, कि हम ये मानते थे कि हम क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं बिना क्रांति करे हुए। ठीक है, उसके लिए रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से भी, हम फैबियन सोशलिज्म को जो मानना है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से भी हम क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये जो क्रांतिकारी जितने भी परिवर्तन होंगे वो किसके द्वारा होंगे, पार्लियामेंट उसकी जड़ होगी, मतलब एक पार्लियामेंट की जो भूमिका होगी वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। उसी को संदर्भ में रखते हुए इस स्टेटमेंट का अर्थ है कि संसद शक्ति का मंदिर है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आप सबने पढ़ा हुआ, जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर, जिसको हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद आता है जुडिशरी।
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखिए इन सब की कार्य बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का काम देखूं तो उनका काम क्या होता है? इनेक्ट करना, ठीक है, कानून को बनाना, ठीक है, इनेक्ट करना, फॉर्मुलेट करना, कानून को बनाना। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? वो जो कानून बने हैं उनको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का जो रोल होता है वो यह होता है कि देखिए कोई भी रिपब्लिक है तो उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो। तो जुडिशरी का जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो ये देखना होता है कि कोई भी कानून अगर जो विधायिका या जो लेजिस्लेचर जो बना रहा है क्या वो संविधान के अंतर्गत आता है या संविधान को ऊपर से उसको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है या फिर संविधान के स्वरूप में नहीं है, उसकी जांच करता है। तो ये दिखता है कि कानून क्या संविधान के दायरे में है या नहीं है। ये कार्य जुडिशरी का होता है और ये तीनों अपने कार्य करते रहते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि देखिए जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट प्लेस है? कि देखिए जो पार्लियामेंट में जाता कौन है? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमपी हो गए, एमएलए हो गए अगर स्टेट लेवल पे हो गया। तो ये अगर कोई बात रखते हैं तो ये किसकी बात रखते हैं? ये लोगों की बात रख रहे होते, पीपल या सिटीजन, ठीक है। तो क्या लिखा है? एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द स्टेट। कि पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां पर राज्य की इच्छा को बनाने और व्यक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये। इसलिए जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही क्या करता है? आगे जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, उसके लिए बेस निर्धारित करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ी सी देर के लिए देखें कि मान लीजिए कोई कानून बनाना है तो वो लेजिस्लेचर के अंदर बनेगा। जब कानून बन जाएगा तो वो एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ गया? प्रेसिडेंट आ गए, पीएम आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट आ गया, ठीक है, ये सब आ गए। अब प्रेसिडेंट अगर उसको उस पर अगर मोहर लगा देगा, एक तरह से स्वीकार कर लेगा, तो वो लॉ बन जाएगा। फिर उसके बाद जो किसका? जुडिशरी, कि हाँ ये जो लॉ बना है क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। तो इस तरीके से चयन के थ्रू तो क्या है कि जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वही इन दोनों का बेस, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका न्यायपालिका का बेस निर्धारित करता है या उसके आधार प्रदान करता है। अब हम अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं, थोड़ा हम एटमोलॉजिकली देखते हैं कि जो वर्ड है पार्लियामेंट, उसका रूट कहाँ से है। तो द वर्ड पार्लियामेंट इज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पार्लर, ठीक है, कि ये इस वर्ड पार्लर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू स्पीक। इट मीन्स टॉक, डिस्कशन एंड टेक डिसीजन एट अ मीटिंग हॉल। ये इसका एटमोलॉजिकली अर्थ है, ठीक है। पार्लियामेंट शब्द मूल रूप से फ्रेंच शब्द पार्लर से लिया गया है। इसका अर्थ या मतलब मीटिंग हॉल में बात करना, ठीक है, चर्चा करना और निर्णय लेने से है, ठीक है, निर्णय लेना है। ये वो इसका शाब्दिक जो शब्द है, जो पार्लियामेंट हम वर्ड यूज करते हैं, तो ये फ्रेंच वर्ड है एक तरीके से। इधर थोड़ा सा जिक्र कराया है। देखिए एंशिएंट टाइम में क्या होता था, जो लॉज होते थे वो कौन से बेसिस पे? वो ट्रेडिशन, कस्टम के बेसिस पे बने करते थे, जो भी रूलिंग क्लास है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे कैसे ग्रेजुअली क्या हुआ, ये एक असेंबली का रूप लेना स्टार्ट हो गया। असेंबली में क्या कौन कौन लोग होते थे? मिनिस्टर होते थे, जो जिसको कौन हेड करता था? किंग हेड करता था, ठीक है। तो फिर एक जो असेंबली बनी वही उसी को पार्लियामेंट का ओरिजिन एक तरीके से कह सकते हैं।
तो कई बार ये भी बोला जाता है कि जो लोकतंत्र है, जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वो इंडिया में है, सबसे पुराना रिपब्लिक भी इंडिया में है, कई बार ये बोला जाता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या है, इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स सभा एंड समिति सिस्टम प्रिवेल्ड, कि हम देखते हैं कि जो वैशाली हो गया, मिथिला हो गया, यहाँ पे सभा और समिति का जिक्र मिलता है। पार्लियामेंट इन मॉडर्न सेंस रेफर टू दोज पावर्स एंड फंक्शन विच आर सिमिलर टू द वेस्टमिंस्टर मॉडल, ठीक है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए जो वेस्टमिंस्टर जो सिस्टम है उसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। वही वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कहलाता है कि जो पार्लियामेंट है वो जो जो कार्यपालिका वो किसके प्रति उत्तरदायी है, जो सरकार है। अगर सरकार को कोई जवाब कर सकता है या सरकार को अगर कुछ पर्सन को पूछना है तो कौन, पार्लियामेंट में जो हमारे एमपीज हैं वो पूछ सकते हैं। तो सरकार उत्तरदायी है उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ठीक है, वो आपको नहीं देगी मगर पार्लियामेंट को उसको देना ही होगा। अब आगे देखिए थोड़ा सा, अगर हम देखें कि कॉलोनियल टाइम में जो ये जो हमारा राज्यसभा या फिर ये जो संसद है वो किस तरीके से, जो फेडरल लेजिस्लेचर है किस तरीके से अस्तित्व में है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग 2 हाउसेस, ठीक है। जो अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में राज्यसभा लोकसभा, वो कहाँ से आ रहा है, ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आ रहा है। दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इनेक्टेड 26 जनवरी 1950, ठीक है। यह प्रणाली भारतीय संविधान में अपनाई गई जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है तो कहाँ से ये जो फेडरल लेजिस्लेचर जिसमें 2 हाउसेस का बात है वो कहाँ से आया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। और ये क्वेश्चन बनता ही है बहुत सारे पेपर्स में, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, ये बनता ही है ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ याद रखिएगा आप सभी। अगर हम आगे देखें 2 देशों का अगर एग्जांपल देखें, द लेजिस्लेचर इन इंग्लैंड कॉल्ड द पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, उसको इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा राज्यसभा एक तरीके से, ठीक है। और अगर हम यूएस में देखें तो लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। उसमें भी दो सदन होते हैं, एक सेनेट होता है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, ये कंट्री के नेम है और ये उनकी लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं, यूके में भी पार्लियामेंट ही बोलेंगे, यूएस में कांग्रेस, ठीक है। स्पेन में कोर्टिस हो गया, ऑस्ट्रेलिया में फेडरल पार्लियामेंट हो गया, इजराइल में नेशेट हो गया। तो ये सब नाम है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। संसद का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए जो पार्लियामेंट है उसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है, लॉज को बनाना, ठीक है, लॉ मेकिंग। कि जो संसद है वो कानून का निर्माण करे, ठीक है, देश की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, जो नई नई चुनौतियाँ उभर रही है उसको कवर करने के लिए या उससे उभरने के लिए, उन सब के लिए कानून का निर्माण करें। और कानून का निर्माण करें किस, संविधान को ध्यान में रखते हुए, यह संविधान के दायरे में कानून का निर्माण करना। और पार्लियामेंट के अंतर्गत जो शक्ति है कानून का निर्माण करने की, वो किसको दी गई है, कैबिनेट को दिया गया है एक तरीके से। नो डाउट संविधान के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल दोनों ही प्रस्तुत हो सकते हैं, कि अगर कोई मेंबर, कोई एमपी जो सरकार का सदस्य नहीं है, वो भी कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रख सकता है। और जो सरकार में लोग हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी
कानून बनाने के लिए अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। In the legislation is vested in the form of collective responsibility of cabinet. The whole responsibility lies in the legislature to formulate and adopt any kind of law for good governance. कोई भी कानून अडॉप्ट कर सकता है, बना सकता है, किसके लिए? गुड गवर्नेंस, सुशासन करने के लिए, या सुशासन स्थापित करने के लिए, गुड गवर्नेंस। तो वो जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है? लॉज बना सकती है। और सबसे प्राइम जो सबसे सिग्निफिकेंस है पार्लियामेंट का, जो सबसे फर्स्ट जो वर्क है वो है लॉ मेकिंग। याद रखिएगा आप सभी। अब देखिए, जो दूसरा जो प्रमुख कार्य है संसद का वो है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इसमें केवल और केवल हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इसमें हम भारत सरकार का निर्माण नहीं करें, हम केवल और केवल अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव संसद के अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और जो पार्टी जिसको मेजोरिटी मिल जाती है, जिसकी एमपीज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, मेजोरिटी मिल जाती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो दूसरे शब्दों में या इसी शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जो पार्लियामेंट का जो दूसरा प्रमुख कार्य है कानून बनाने के बाद, वो है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का गठन करना। किसका कार्य है? ये भी पार्लियामेंट का ही काम है। उसके बाद जो तीसरा जो प्रमुख कार्य है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जितना भी हमने पढ़ा है कि जो हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या है? एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज यानी वो प्रगतिशील है, कि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, समाज आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो संविधान है वो भी अपने आप को ढालता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कानून है जो आज जरूरत नहीं थे, पहले जरूरत थे, तो उनको ख़त्म कर दिया, नए कानूनों को ऐड करते हैं। तो जो तीसरा जो प्रमुख कार्य है पार्लियामेंट का, वो क्या है? संविधान में संशोधन करना। आप सबने कितने संविधान संशोधन, जैसे पिछला जो पेपर था जिसमें 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, इन सब के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा। जो तीसरा प्रमुख जो कार्य है वो है संविधान में संशोधन करना पार्लियामेंट का। द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू अमेंड, रिट्रीव एंड रिपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह सकते हैं कि विधायिका, जो पार्लियामेंट के पास क्या है? संविधान के कानूनों को संशोधित करना, उनको पुनः प्राप्त करना, उनको निरस्त करने की शक्ति है इन सब पार्लियामेंट के पास। जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में, जो हमारा संविधान है उसमें जो संशोधन है, उसमें उसको करने के लिए एक सिंपल मेथड भी है, एक रिजिड भी है, और एक बहुत ज़्यादा रिजिड भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों मेथड है। कुछ मामले हैं जिसमें सिंपल फ्लेक्सिबल तौर पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे बहुत रिजिड है, जहाँ पे हमें कंसेंट लेना पड़ता है, स्टेट्स का कंसेंट लेना पड़ता है। और जो चौथा जो प्रमुख कार्य है वो है रिड्रेशन ऑफ ग्रीवियंसेस, शिकायतों का निवारण करना। कि आपने देखा होगा जैसे जो हमारे जो पार्लियामेंट है वो क्या है? एक तरह से एक विचारणीय है, एक डेलिब्रेटिव चर्चा करने वाली बॉडी है ना? द लेजिस्लेचर डिस्कसेस द मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो भी सार्वजनिक महत्व के लिए है, वो उसको, जैसे जो हमारे जो एमपीज हैं वो उसको आवाज़ उठाते हैं। मान लीजिए कि कोविड का कोई मामला है, या फिर कोई भी मामला जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, तो उन सब के ऊपर कौन सरकार से क्वेश्चन करेगा, या फिर जो मुद्दे हैं उनका शिकायतों को निवारण कौन करेगा? तो ये पार्लियामेंट के तहत ही हम जितनी भी शिकायतें हैं उनका निवारण कर सकते हैं। तो आप सबने सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर अभी 0 आवर चल रहा है, क्वेश्चन आवर चल रहा है, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन चल रहा है। तो ये सब मैकेनिज्म है कि आप सरकार का ध्यान खींच सकते हैं, जो समस्या है उसको सुलझा सकते हैं। तो एक बार दोबारा से हम लिख लेते हैं। तो जो सबसे पहला कार्य क्या है?
लॉ मेकिंग, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, पहला, दूसरा, और तीसरा क्या है था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, और चौथा जो है वो है ग्रीवियंस को रिड्रेशन ऑफ ग्रीवियंसेस। ठीक है, ये 4 कार्य हैं हमारी पार्लियामेंट के प्रमुख तौर पर। इनको याद रखिएगा, जब भी आप आंसर लिखिएगा तो इसको हाईलाइट करके आप लिखिएगा, पॉइंट बना के आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अब थोड़ा हम हमारे जो संविधान में जो पार्लियामेंट को लेकर जो वक्तव्य है या जो स्टेटमेंट है, जो रेफरेंस है, वो कैसे है, चैप्टर 2 के अंदर पार्ट 4 के अंदर पार्ट 5 क्या है, चैप्टर 2 के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इंडियन पार्लियामेंट को डील करता है। पार्ट 5, ठीक है। आर्टिकल 79 अनुच्छेद 80 के तहत जो संविधान है वो क्या बात करता है कि जो हमारी जो पार्लियामेंट होगी वो 3 संस्थाओं से मिलकर बनेंगी। याद रखिएगा, जो हमारी जो विधायिका होगी वो 3 संस्थाओं से, पहला होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इन 3 संस्थाओं से बनकर हमारी क्या बनेगी, पार्लियामेंट बनेगी। प्लीज याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 के तहत पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 2। तो कई बार जब हम देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अनुच्छेद पूछ लेगा, ये इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है ये पूछ लेगा, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, बाइकैमरलिज्म इज दस एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसंसदनात्मक व्यवस्था, वो क्या है, एक अभिन्न अंग है भारतीय संसद का। तो इससे क्या फायदा होता है बाइकैमरलिज्म से? कई बार क्या होता है कि कानून जो बनने की प्रक्रिया है वो बहुत धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है, और कई बार क्या होता है कि जो कानून बनता है ना वो बहुत निपुण कानून बनता है, बहुत परफेक्ट कानून बनता है। ठीक है, तो उसकी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि आपका हड़बड़ी में कानून नहीं बनेगा, अच्छे से रीड होगा, अच्छे से प्रेजेंट होगा, अच्छे से नीति निर्माण होगा। आगे हम देखिए जो लोकसभा है वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है और राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करता है और राज्यसभा राज्य को। उसके बाद देखिए, ये जो हमारे 2 हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा, वो अपने अलग अलग सिद्धांतों पे कार्य करते हैं, उनके अलग तरीके से कार्य करने की पद्धति है वो अपने। उसके बाद अगर हम देखें, द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, प्रेसिडेंट मेंबर नहीं है किसी पार्लियामेंट हाउस का, ठीक है, किसी भी हाउस का, येट ही इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। मगर वो क्या है, जो पार्लियामेंट है उसका एक अभिन्न अंग है। आगे देखिए, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सम्मन कर सकता है, प्रोलोग्स कर सकता है, और क्या कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है कि लोकसभा अगर भंग करनी हो तो प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, आगे हम देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 118 के तहत, अनुच्छेद 118 के तहत भारतीय जो संसद है उसको अपने किस तरीके से कार्य को करना है, अपने दिन कार्य का संचालन किस तरीके से कर रहा है, नियम बनाने का अधिकार वो संसद को दिया गया है 118 के तहत। उसके बाद देखिए, पार्लियामेंट होल्ड्स 3 सेशन इन अ कैलेंडर ईयर। अब देखिए, ये डिफाइन नहीं कि कितने कब कौन सा सेशन होगा, मगर एक चीज डिफाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी 2 सेशन के बीच में, मान लीजिए ये 1 सेशन है और ये 2 सेशन है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो।
6 महीने के अंदर ही अंदर ये 2 सेशन का गैप रहना चाहिए, बस ये जिक्र है। तो ज़्यादातर कितने सेशन होते हैं? बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। आगे हम बात करते हैं राज्यसभा की। अब देखिए राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। द अपर हाउस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड राज्यसभा। किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। कि देखो जो हमारे एमएलएज होते हैं ना, एमएलएज, उनके द्वारा इनका चयन होता है, ठीक है। हम जो राज्यसभा के जो एमपी हैं उनको हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, ठीक है, ये एमएलएज चुनते हैं, ठीक है। हर स्टेट का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट कोटा होता है, इतने लोग वहाँ से चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए। देखिए अगर हम यूएस में देखें ना, तो यूएस में सीनेट है, ठीक है, सीनेट जो उनकी अपर वो हाउस है। तो उसमें क्या है, जैसे 50 स्टेट है तो हर राज्य से 2 मेंबर सीनेट के अंदर है, ठीक है। मगर इंडिया में क्या है, इंडिया में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमने कई बार पढ़ा है कि जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो असिमेट्रिक है, सेम एक जैसा नहीं है, सबको बराबर नहीं। जो राज्य बड़ा है उसकी ज़्यादा सीट है, जो राज्य छोटा है उसकी कम सीट है, ठीक है। तो क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है अपर हाउस में, स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, अलग बड़े राज्य के लिए ज़्यादा सीट, छोटे राज्य के लिए कम सीट। और इसके मेंबर्स क्या होते हैं, देखिए 250 इसके मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 चुने जाते हैं स्टेट यूनियन टेरिटरीज, और बाकी जो 12 है वो जो राष्ट्रपति है उसे नॉमिनेट करता है। कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी हो गई, लिटरेचर हो गया, आर्ट्स हो गया, सोशल एक्टिविटी, सोशल सर्विस हो गया, इन सब में। अब देखिए जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है ना, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वही चेयरमैन होता है, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कि जो पदेन जो उपराष्ट्रपति के पद पे है वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। आगे देखिए कि वही उसको प्रिसाइड करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। जो सदन का जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, डेकोरम है, वो उसको बनाए रखता है, ठीक है। सदन की अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखता है। आगे हम देखते हैं कि जो चेयरमैन है वो अलॉट करता है टाइम, किस मामले को डिस्कस करा जाए, ठीक है। वह सदस्यों का परिचय कराता है, चर्चा के लिए समय आवंटित करता है, व्यवस्था के प्रश्न तय करता है कि किस तरीके से प्रश्न को व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा, कौन सा प्रश्न पहले रखा जाएगा, और परिणामों की घोषणा करता है। मान लो अगर कोई वोटिंग हो रहा है किसी मैटर पे लेकर, तो उसके जो परिणाम आए उसकी घोषणा कौन करेगा? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो अध्यक्षता कर रहा है, जो चेयरमैन है, वो उसका रिजल्ट का आवंटन करेगा। राज्यसभा के सभापति सदन के नियम और विनियमों के अनुसार कार्यवाही का संचालन करते हैं। जो भी नियम कानून है, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो संसद है वो अपने कार्य को करने के लिए एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने कार्य को पूरा करने के लिए। आर्टिकल 118 के तहत वो अपने किस तरीके से उसे कार्य करना है उसके लिए वो स्वतंत्र है, किस तरीके से मैनेज करना है। देखिए जो चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो मेंबर नहीं है राज्यसभा का, ठीक है। he or she is not a member of राज्यसभा, but he is entitled to cast vote in case of tie। अगर कोई वोट हुआ उसमें 125 लोग इस तरफ और 125 लोग इस तरफ, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो जो चेयरमैन है उसके पास एक वोट है और वो वोट डाल सकता है, ठीक है। वैसे मेंबर नहीं होता है।
अब देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमेशा तो फ्री नहीं रहेगा और ज़्यादातर पार्ट लेता है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है राज्यसभा की ज़्यादातर होता है कि वो हिस्सा लेते हैं। मगर क्या होता है कि जो डिप्टी चेयरमैन भी चुना जाता है, राज्यसभा शैल इलेक्ट अ डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर। जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें से एक वो अपना उप सभापति जरूर चयन करता है। आर्टिकल कौन सा, 89 के तहत, 89 के तहत। जो अध्यक्ष है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी अनुपस्थिति में वही अध्यक्षता करता है। अब उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस है यहाँ पे दी गई है राज्यसभा के सदस्य होने की, तो वो एक बार देख लीजिए। को अगर कोई राज्यसभा का, आप सब में से कोई अगर राज्यसभा का सदस्य अगर कोई बनना चाहता है तो उसके पास ये होती है। सबसे पहले एक सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी 30 वर्ष की आयु पार कर ले। तीसरा, वह किसी लाभ के पद पे ना हो। मान लो कि आप कहीं और भी सरकारी नौकरी कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं राज्यसभा का मेंबर भी बन जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। आप किसी और लाभ के पद पे नहीं हो सकते। उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। संसद के द्वारा और भी निर्धारित पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी दिया गया है कि क्या 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 योग्यता है, इन सबको पूरा करना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान से देखिएगा कि जो राज्यसभा का जो एमपी है, जो राज्यसभा का एमपी है, वो किसके द्वारा चुना जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। जो जितने भी एमएलएज हैं वो चुनते हैं, और उनका जो वोटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, ठीक है, इनका चयन होता है। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो राज्यसभा है ना, ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसका 1/3 मेंबर है ना, वो नए होते रहते हैं, ठीक है। हर 2 साल के अंदर जितने भी 1/3 इसके मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं, फिर रिक्रूट होते हैं, ठीक है, फिर चयनित होते हैं। तो ये हमेशा बना रहता है, ये परमानेंट बॉडी है एक तरीके से, ठीक है। क्या है, कार्यकाल राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। इसके एक तिहाई सदस्य जिनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1992 को हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के क्या कार्य है, तो सबसे महत्वपूर्ण, जैसा अब हमने पार्लियामेंट के सिग्निफिकेंस में देखा था कि लॉ मेकिंग, तो उसी संदर्भ में जो राज्यसभा का है कि विधायी कार्य होता है कि जितने भी, देखिए, मनी बिल को छोड़कर, ठीक है, मनी बिल को छोड़कर बाकी जितने भी बिल हैं उसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के जो शक्ति है वो बराबर है। मनी बिल के अंदर क्या होता है, जो धन विधेयक होता है उसमें लोकसभा के शक्ति ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बाकी जितने भी बिल हैं उन सब में सामान्य शक्ति रहती है। तो क्या है, विधायिक शक्ति। धन विधेयकों को छोड़कर सभी सामान्य विधेयकों को राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, मतलब इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। केवल जो मनी बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, बाकी सारे कोई सा भी अगर बिल है वो राज्यसभा में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद डिस्कशन पास होने के बाद फिर वो लोकसभा में जाएगा। अब अगर हम देखें कि मान लो कि जैसे कोई बिल है कि राज्यसभा उसे पास कर देता है, लोकसभा उसे रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, लोकसभा उसे रिजेक्ट कर देता है, लोकसभा पास कर देता है तो राज्यसभा रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकता है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या हुआ, जॉइंट सिटिंग में 250 इसके मेंबर और इधर 450 एक तरीके से, या 445 इधर मान लीजिए, ये सारे एक साथ बैठेंगे। और इस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर। कौन स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है।
तो ये भी एक लोकसभा को एक अलग अपॉर्चुनिटी है उसके स्पीकर को। मान लीजिए दोनों सदन, ऐसी स्थिति में अगर ऐसे कोई स्थिति है जिसमें दोनों सदनों ने पास कर दिया बिल, तो उसके बाद वो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपने साइन कर देगा, सहमति दे देगा, वो कानून बन जाएगा, भारत का कानून। तो आप सब सुन रहे होंगे कि ये धन विधेयक होता क्या है। देखिए धन विधेयक सिंपल सा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई भी पैसा निकालने के संबंध में कोई कानून होता है तो वो लोकसभा में पारित होगा और उसे मनी बिल का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, मनी बिल का नाम दिया जा सकता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से अगर कोई पैसा निकालने के संदर्भ में अगर कोई कानून या विधेयक है तो उसे हम मनी बिल कह सकते हैं। और उन बिल को केवल और केवल हम लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लोकसभा में ही वो प्रेजेंट हो सकता है और पहले बताया जाता है, प्रेसिडेंट की अनुमति भी ली जाती है, प्रेसिडेंट को प्रायर इंफॉर्मेशन होता है। फिर वो राज्यसभा को भेजा जाता है मनी बिल, राज्यसभा उसको एक 14 दिन या फिर कुछ टाइम पीरियड के अंदर उसे रिटर्न करना ही हो सकता है, करना ही पड़ता है। ये नहीं है कि वो राज्यसभा अपने पास अनिश्चितकालीन समय के लिए रख लें और वो कानून ना बने, तो ऐसी शक्ति नहीं है। तो इसी मामले में हम कह सकते हैं कि मनी बिल के अंदर राज्यसभा की बहुत न्यूनतम शक्ति होती है या ना के बराबर शक्ति होती है। अगर मान लो कोई सजेशन भी देना चाहे मनी बिल पे तो लोकसभा के ऊपर डिपेंडेंट है कि लोकसभा उसे माने या नहीं माने। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। तो वही मैंने डिस्कस करा कि देखिए जो भी धन विधेयक होते हैं, जो मनी बिल है, मनी बिल मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई पैसा निकलने के संदर्भ में कोई कानून है, तो क्या है कि फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है राज्यसभा के पास इतना। ठीक है, मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, उसको 14 दिन के अंदर उसे पास करना ही पड़ता है राज्यसभा को। सजेशन अगर कोई देता है राज्यसभा तो उसे मानना या नहीं मानना वो राज्यसभा के ऊपर निर्भर है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल में हम कह सकते हैं कि द राज्यसभा डज नॉट एंजॉय एनी पावर ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। और आगे अगर हम देखें जो तीसरा जो कार्य है द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, देखिए इसमें भी क्या है, देखिए राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए सरकार के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव पास वो नहीं हो सकता राज्यसभा के अंदर पारित। ठीक है, उसके पास शक्ति नहीं है। मगर अगर हम देखें फाइनेंशियल फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, तो ये जरूर है कि जो एमपीज हैं वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसकी नीति निर्माण से, या फिर और भी जो इम्पोर्टेंट नेशनल इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उनके ऊपर सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है क्योंकि देखिए जो सरकार है वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है, वो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट में कौन आता है? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो इनके एमपीज को जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको जवाब देना ही होगा। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से संबंधित प्रश्न उठाकर सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनकी जितनी भी नीति निर्माण है वह सभी मंत्रियों से सरकार के कामकाज की जानकारी ले सकते हैं। आप सब ने देखा होगा, रेलवे मिनिस्टर हो गया, तो आप सब देखे होंगे कि पार्लियामेंट के अंदर उन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है राज्यसभा के पास कि वो क्वेश्चन कर सकता है मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से। अब आगे अगर हम देखें जो चौथा कार्य है जो राज्यसभा का न्यायिक कार्य, जुडिशियल फंक्शन, तो देखिए राज्यसभा इस मामले में इक्वल पावर रखता है कि जैसे मान लीजिए अगर राष्ट्रपति को हटाना हो, ठीक है, इम्पीच करना हो, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाना हो, इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, इम्पीच करना हो, उनको रिमूव करना हो ऑफिस से, तो उस मामले में इनके पास बराबर शक्ति है लोकसभा और राज्यसभा।
जो भी प्रस्ताव पारित करके ये हटा सकते हैं इन व्यक्तियों को। और जो पांचवी जो अंतिम है वो है इलेक्टोरल फंक्शन। देखिए जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भाग लेते हैं। देखिए इधर नॉमिनेटेड वाले नहीं लेते, मगर जो इलेक्टेड होके आए हैं वो जरूर भाग लेते हैं। तो एक ये चुनावी कार्य भी है राज्यसभा का। अब कुछ बात कर लेते हैं जिसको 6 नंबर कह सकते हैं, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं राज्यसभा की, विशेष शक्तियां हैं, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है स्पेशल पावर, जैसे 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत, 249 के तहत राज्यसभा में पास अ रेजोल्यूशन बाय अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर present and voting to any matter enumerated in state lists। कि 249 के तहत यह प्रावधान है कि राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर सकता है। कोई भी रेजोल्यूशन, मान लीजिए कुछ भी स्टेट लिस्ट में है, जैसे स्टेट लिस्ट में क्या क्या है, एक तरीके से अगर हम देखें तो लैंड हो गया, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया ये स्टेट, तो इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा जो स्पेशल पावर है कि आर्टिकल 312 के तहत क्या है, राज्यसभा कैन अडॉप्ट अ रेजोल्यूशन टू क्रिएट एंड अबॉलिश न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए ये स्पेशल जितना भी कोई भी अगर ऑल इंडिया सर्विस को लेके आना है, उसको ख़त्म करना है, तो ये राज्यसभा का एक स्पेशल या पावर है कि वही राज्यसभा ही ऑल इंडिया सर्विस को ला सकता है, या क्रिएट कर सकता है, या ख़त्म कर सकता है। इट हैज़ द पावर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको हटाने की प्रक्रिया भी पास कर सकता है या उसको शुरू कर सकता है। अब मान लीजिए आर्टिकल 1, 2, 3 जो मान लीजिए राष्ट्रपति है, इमरजेंसी सिचुएशन में कोई ऑर्डिनेंस लेके आता है, एक टेम्पररी लॉ या अध्यादेश लेके आता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। क्योंकि देखिए राज्यसभा का भी भंग थोड़ी ना होता है, लोकसभा सेशन में नहीं है ना, तो ऑर्डिनेंस लेके आएगा राष्ट्रपति, तो उन्हें आवश्यक सहमति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है, राज्यसभा का। अब बात करते हैं हम लोकसभा की। लोकसभा देखिए सबसे पॉपुलर हाउस है, आप सब बहुत बार सुनते होंगे लोकसभा, ठीक है। इसके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सीधा कहाँ से आ रहे हैं, उनको सिटीजन्स चुन रहे हैं, ये लोग चुन के भेज रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखें जो 334 जो आर्टिकल है उसमें क्या है, लोकसभा के अंदर जो सीट्स है वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 79, 79 और 41 शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए है। अगर हम देखें लोकसभा की इलेक्शन का, तो जो लोकसभा की सीट है उस पे जो एक एमपी है वो 5 से 7 लाख के पॉपुलेशन के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका जो चयन होता है वो होता है मेथड यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति अपना वोट डाल सकते हैं लोकसभा के एमपी के लिए। अब देखिए जो इसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान में इस अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष के लिए हम बढ़ा सकते हैं। वैसे नॉर्मल इसको 5 साल सरकार की भी होती है
उसी आधार पे। भारत के राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा होने या सदन में बहुमत की कमी होने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर देते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिशों पर? कैबिनेट या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली की सिफारिशों पर लोकसभा को भंग कर देते हैं अगर इसका टाइम पूरा हो जाता है तो। इसके सदस्यों की क्वालिफिकेशन की बात करें तो लगभग सेम ही है। सबसे पहले क्या है कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, 25 वर्ष से कम की एज ना हो, ठीक है, कम से कम 25 वर्ष का हो, उसमें 30 वर्ष का था राज्यसभा में। अच्छी क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, मतलब जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट्स में दिया गया है और भी क्वालिफिकेशन उन सबको पूरा करता हो, ठीक है। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कोई और ऑफिस में किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन हो। ये लोकसभा के ओथ का प्रोसीजर है। इस तरीके से ओथ लिया जाता है, जो शपथ है आप सब देख पा रहे हैं। कि जो राष्ट्रपति के सामने जो प्रतिज्ञान का जो शपथ लेना होता है, ये शपथ है, ठीक है। बस मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है, बाकी आप सब अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं इसको। अब देखिए फंक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के कार्य। अब देखिए जो लेजिस्लेचर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है? द एग्जीक्यूटिव रिमेन अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो किसकी प्रति उत्तरदायी है? वो लोकसभा, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। तो लोकसभा की जो फंक्शन है वो बढ़ जाता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, पार्लियामेंट का सबसे जो प्रमुख कार्य है वो है कानून बनाना। उसी प्रकार लोकसभा का सबसे प्रमुख कार्य जो है, वो जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, विधायिकी कार्य के तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून का निर्माण करना है। कि वो कौन से नए कानून हैं जिनकी समाज में ज़रूरत है, और जो वो पुराने कानून हैं जो आउटडेटेड हैं, जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे कानूनों को निरस्त करना। जैसे थोड़ी देर के हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आरटीआई एक्ट से पहले जो भारत में जो शासन व्यवस्था रहती थी, जो खर्च होता था, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के तहत होता था। कि एक सीक्रेसी रहेगी प्रशासन में, उसके तहत होता था। जब ये कानून आउटडेटेड हो गया, कि लगा कि नहीं, जो सिटीज़न है, जो नागरिक है, उसको अपने सरकार के खर्च के बारे में पता होना चाहिए, तो आरटीआई एक्ट आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो सबसे प्रमुख कार्य लेजिस्लेटिव कार्य के अंतर्गत, विधायी कार्य के अंदर कानून का निर्माण करना, जो पुराने कानून है उनको निरस्त करना, संशोधन करना इत्यादि। उसके बाद जो है कार्य दूसरा, उसके अंतर्गत अगर हम देखें, जो कानून निर्माण करेगी लोकसभा, वो यूनियन लिस्ट के अंदर करेगी और कंकरेंट, यानी केंद्र सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची, उसके अंदर जितने भी, जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन आपका समवर्ती सूची के अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इन सभी सूचियों के अंतर्गत जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लोकसभा कानून बनाएगी। कोई भी बिल जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक वो दोनों सदनों से पास नहीं होता और प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता है, एसेंट नहीं दे देता है, तब तक कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो यानी अगर हम प्रोसीजर देखें, कोई भी अगर कानून बनेगा तो सबसे पहले बिल होगा, बिल एक सदन में जाएगा, मान लीजिए लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा में दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए, प्रेसिडेंट इसको साइन कर देगा, तब जाके एक न्यू लॉ बनेगा। ये प्रोसीजर है। तो ये जो बिल है, बिल कैसे एक्ट में बदलता है? जब ये बिल पास हो जाएगा तो एक्ट में बदल जाएगा, जब प्रेसिडेंट इस पे साइन करेगा। तो बिल से एक्ट में ही परिवर्तित हो जाता है। और यदि अब मान लीजिए कोई परिस्थिति है जिसमें जो बिल है, जो
राष्ट्रपति अगर किसी बिल को वापस सदन के पास भेजता है विचार के लिए, तो सदन उसमें विचार करें कि या नहीं करके अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट को भेज देता है तो प्रेसिडेंट की एक ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उसे वो सहमति प्रदान करे। आगे हम देखें फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति लोकसभा की, तो हमने देखा जैसे कि पूरा जो मनी बिल या धन विधेयक पे पूरा अधिकार या क्षेत्र लोकसभा का महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे ही कोई मनी बिल कभी भी ओरिजिनेट होगा और किसी भी मतलब प्रस्तुत करा जाएगा तो वो हमेशा लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जाएगा, और राज्यसभा को जब भेजा जाएगा तो उसे राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसे उसमें या फिर अपने सजेशन देने हैं या फिर जो भी सुझाव है वो देकर उसे 14 दिनों के अंदर उसे रिटर्न करना होगा। और ये लोकसभा के विवेक के ऊपर है कि वो उन सजेशंस को अपनाए या नहीं अपनाए, कोई बाध्यता नहीं होती मनी बिल के ऊपर। और दूसरा, जो बजट से रिलेटेड जितना भी होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करता है वो लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करता है। जितना भी जो आगामी वर्ष में जो खर्च होगा, जो लेन देन होगा, उसका जितना भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रस्तुत करता है, जो एस्टीमेट बनाता है अपकमिंग ईयर के लिए। आगे हम देखते हैं कि कोई भी टैक्स या फिर कोई भी जो ड्यूटी है वो लेविड नहीं होगा बिना लोकसभा के अप्रूवल के। भी कुछ खर्च अगर कहीं पे भी सरकार को करना है तो उसमें लोकसभा की सहमति होगी ही होगी। तो जैसे आप देखते हो कि जो बजट है, बजट प्रस्तुत करा जाता है तो बजट पास कराया जाता है लोकसभा से, तब जाके सरकार वो खर्च कर पाती है। और लोकसभा की इधर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर बजट पास नहीं हुआ तो सरकार भी गिर जाती है और फिर इलेक्शन की स्थिति आ जाएगी। बजट पास होना कंपलसरी है एक तरह से। अगर सरकार अपना बजट पास नहीं करा सकती तो इसका मतलब सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो और दूसरे शब्दों में यह है कि कोई भी खर्च होगा तो लोकसभा की सहमति होगी उस पर। आगे हम देखें कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। देखिए हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो कैबिनेट है वो एक तरह से रियल एग्जीक्यूटिव है। जो सरकार है वो कौन है? कैबिनेट है। और कैबिनेट को हेड कौन करता है? पीएम करता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और देखिए कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एंड आंसरेबल है किसके पास? लोकसभा के पास, कि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। उसकी जितनी भी नीतियां हैं या उसकी योजना है उन सब के बारे में वो अपना ब्यौरा लोकसभा में ही प्रस्तुत करेंगी, या फिर जो मेंबर्स हैं उसके सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पर। अगर मान लीजिए कोई सरकार है वो इन कार्यों को पूरा नहीं कर पाती तो लोकसभा के अंदर ही हम जो सदस्य हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाते हैं। अगर ये मोशन एक्सेप्टेड हो जाता है, रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो सरकार गिर भी सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, यानी कैबिनेट या फिर यानी सरकार के ऊपर कंट्रोल भी रखती है लोकसभा। अब देखिए जो लेजिस्लेचर है वो किस तरीके से अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज करती है। सबसे पहला क्या है कि वो क्वेश्चन करेगा जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उन सब के जो प्लान एंड पॉलिसीज़ हैं जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए ज़रूरी है उसके ऊपर क्वेश्चन करेगा। तो एक तरह से ये कंट्रोल हो गया। दूसरा ये हो गया कि वो बहुत सारे मोशंस लेके आ सकता है पार्लियामेंट के अंदर, जो लोकसभा में, कि अजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है, और भी डिफरेंट मोशंस हैं जिसमें वो सरकार का ध्यान खींच सकता है और सरकार को उत्तरदायी ठहरा सकता है। और जो लोकसभा के जो एमपीज हैं उनके पास ये भी पावर है कि वो नो कॉन्फिडेंस लेके आके लो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आके सरकार में अपने विश्वास की कमी प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और सरकार को बोल सकते हैं कि आप अपने
बहुमत को प्रेजेंट करिए कि आपके पास सरकार चलाने के लिए उचित बहुमत है या नहीं है। तो ये सब मैकेनिज्म है सरकार को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास। आगे हम देखिए जो लोकसभा का जो चौथा प्रमुख कार्य है वो क्या है, एक डेलिबरेटिव फंक्शन है। देखिए डेलिबरेटिव फंक्शन का इधर ये मतलब है कि जो लोकसभा है वो आखिरकार है क्या, एक मंच है, एक ऐसा हॉल है जहाँ पे आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी पार्टी के विचार रख सकते हैं, अपनी पॉलिसीज पे अपने व्यूज़ दे सकते हैं, अपना वक्तव्य दे सकते हैं। ये एक तरह से आपको समाहित करता है, आपके विचारों को समाहित करने के लिए एक मंच है, अब अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। तो उसी सेंस में एक डेलिबरेटिव फंक्शन भी करता है कि ये चर्चा विमर्श का एक निकाय भी है। आगे हम देखें जैसे राज्यसभा को न्यायिक कार्य थे, वैसे ही लोकसभा के पास भी है कि लोकसभा इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट को, उनके पद से हटा सकता है महाभियोग चलाकर। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनको हटा सकता है, और बाकी और भी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके जो हेड है उनको हटा सकता है। जो मोशंस लेके आके रिमूवल मोशन हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, इन सब के माध्यम से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए। तो ये भी एक पावर है कि वो अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य का निर्वाह से ठीक रूप से नहीं कर रहा बड़े पद पे, तो लोकसभा के अंतर्गत उसको मोशन, इम्पीचमेंट मोशन के तहत उसको उसके पद से हटाया भी जा सकता है। आगे जो सिक्स देखें लोकसभा का जो प्रमुख कार्य है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। देखिए लोकसभा के पास जो संविधान के अंतर्गत 368 अनुच्छेद 368 के तहत पर जो हम लोकसभा है वो संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स कर सकती है, मतलब यानी चेंज कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है, रिवीजन कर सकती है, एडिशन कर सकती है, ऐड कर सकती है और डिलीट कर सकती है। एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी प्रोविजन हो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको परिवर्तित कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, उसको ख़त्म भी कर सकती है। तो ये आर्टिकल 368 के तहत है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकती है लोकसभा। आगे अगर हम सातवें कार्य के स्वरूप में देखें तो इलेक्टोरल फंक्शन भी है लोकसभा के, एक चुनावी कार्य है कि जैसे जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, स्पीकर के इलेक्शन में भाग लेते हैं, डिप्टी स्पीकर जो सदन का है। तो ये सब इलेक्टोरल फंक्शन है। आगे देखिए तो जो लोकसभा का आठवां जो प्रमुख कार्य वो ये है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, जैसे आप सबने CAG के बारे में सुना होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, उनकी रिपोर्ट आती है। तो जो सदन है उसके ऊपर चर्चा करता है। फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब की रिपोर्ट्स को पढ़ता है, डिस्कस करता है, उनके सुझावों को देखता है, ठीक है, इन सब पे डिस्कशन भी होता है, ठीक है। ये भी कार्य है लोकसभा का कि रिपोर्टों के ऊपर चर्चा करना। तो जिसमें से सबसे प्रमुख यही है कि इसकी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करी जाती है। अगर ये कोई सजेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, वो संसद के ऊपर, संसद के विवेक के ऊपर है कि इनके सजेशंस को मानना या नहीं मानना। आगे हम देखें कि आर्टिकल 106 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो इसके मेंबर्स हैं उनको बहुत सारे इंटाइटल्स हैं कि उनको सैलरी मिलेगा, अलाउंसेस मिलेगा, और भी जो टाइम टू टाइम जो बदलता है, जो उनको वेतन भत्ता प्राप्त हुआ है, उनके सबके हकदार हैं, उनको समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित वो उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आगे हम देखें कि देखिए जो वेतन भत्ते के साथ साथ उनको कुछ प्रिविलेज मिलता है, ठीक है, विशेषाधिकार मिलता है और इम्यूनिटीज़ मिलती है, उन्मुक्तियाँ मिलती है कि जैसे उनको बोलने का अधिकार रहता है, ठीक है, वो अरेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो निर्धारित है उस आधार पर, और वो कुछ अटेंडेंस में भी छूट होती है, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। कहीं पे वो प्रमुख का कार्य करते हैं, ठीक है, और कहीं पे वो विटनेस का भी कार्य करते हैं। तो इस मामलों में वो छूट उनको मिलती है, ठीक है, अटेंडेंस से थोड़ा सा रियासतें मिलती हैं, रियायत मिलती है।
अब थोड़ा लोकसभा के हेड के बारे में बात कर लें, जिसको स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 93 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनके ऑफिस का प्रोविज़न दिया गया है कि इनके ऑफिस को बारे में बताया गया है। ये लोकसभा के जितने भी सदस्य उनके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनका जो कार्य होता है कि ये जो डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है, क्योंकि अगर बाई चांस ये ऑफिस में नहीं ये सदन में नहीं होते तो जो डिप्टी स्पीकर है वो आगे की प्रोसीडिंग्स करवाएगा, ठीक है। तो उनके इलेक्शन की डेट फिक्स करना, टाइम फिक्स करना, ये सब इन्हीं का कार्य होता है। आगे हम देखें कि ये देखिए जो स्पीकर होता है वो चीफ स्पोक पर्सन होता है, ठीक है। चीफ स्पोक पर्सन होता है हाउस का, और इसकी जो अथॉरिटी है वो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हो रही है, ठीक है। इसको लोगों से नहीं मिल रही, एमपी से नहीं मिल रही, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है इसको अपना पावर। और इन्हीं का कार्य होता है कि ये किस तरीके से प्रोसीडिंग्स को करना है, किसको टाइम अलॉट करना, प्रिसाइड करना, ठीक है, डेकोरम मेंटेन करना, ये सब इन्हीं का कार्य होता है। टाइम अलॉट करना और कौन कौन से कन्वेंशंस को फॉलो करना, ये सब इन्हीं के विवेक के ऊपर निर्भर होता है। आगे हम देखें तो इनका भी जो टेन्योर होता है वो लोकसभा के साथ ही साथ चलता रहता है, 5 साल का इनका टेन्योर होता है। री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इनको जब ही हटाया जा सकता है जब एक रेजोल्यूशन पास हो जाए पार्लियामेंट जो लोकसभा से, तब इनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अगर हम पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर देखें, स्पीकर की शक्ति और कार्य को देखें, तो सबसे जो प्रमुख कार्य है कि जो हाउस में किस तरीके से कार्य होगा, उसका संचालन किस तरीके से होगा, किस तरीके से व्यवस्था ऑर्डर मेंटेन करा जाएगा, ठीक है, किस तरीके से टाइम अलोकेट करना है, ठीक है, और भी अन्य प्रकार के कार्य, सभी कार्यों के लिए टाइम वाइम अलॉट करना आदि, ये सब इनके सबसे प्रमुख कार्य हैं। दूसरा जो है कि ये जितने भी डिस्कशन होगी उसको रेगुलेट करना, कि मान लीजिए अब कोई एमपी है बोलने लग गया तो भाई पूरा ही टाइम ना लेने, तो टाइम अलॉट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब इन्हीं का कार्य है कि डिस्कशन करवाना, उसको रेगुलेट करना, नियंत्रित करना है। वह चर्चाओं को नियंत्रित करते हैं, प्रश्नों, संकल्पों और प्रस्तावों की स्वीकार्यता तय करते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने लायक हैं, कौन कौन से रेजोल्यूशन को पास किया जाए, कौन कौन से मोशंस को स्वीकार्यता मिले, ठीक है, इत्यादि। परमिट्स द मूविंग ऑफ वॉरियस काइंड्स ऑफ मोशंस एंड रेजोल्यूशन, कि बहुत सारे कौन कौन से रेजोल्यूशन को लेके आना, कौन कौन से मोशंस को प्रस्तुत होने देना, कौन कौन से रेजोल्यूशन को पास होना, ये सब इन्हीं के विवेक के ऊपर या इनके प्रमुख कार्य हैं। चौथे में देखें कि देखिए ये मेंटेन जो डिसिप्लिन एंड डेकोरम मेंटेन करना, ठीक है, सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना। अगर मान लीजिए कोई एमपी अगर मिसबिहेव कर रहा है तो उसको पनिश करना इत्यादि, ये सब इन्हीं के कार्य हैं। उसके बाद जो फिफ्थ देखें कि देखिए जो स्पीकर है वही डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। ये स्पीकर का ही कार्य होता है कि डिसाइड करना है ये मनी बिल है या नहीं है। और देखिए आप सबने बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज सुना होगा, तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिग्निटी, उनकी मर्यादा बनी रहे, ये भी इन्हीं का कार्य होता है, स्पीकर का ही कार्य होता है। और ये भी अपने वोट को डाल सकते हैं जब किसी कानून को बनाना हो, किसी बिल के ऊपर अपने निर्णायक मत दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए जो 8वां जो स्पीकर का जो कार्य है वो ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, की कौन सा मेंबर अयोग्य है, ठीक है, डिफेक्शन वाला जो केस है ये सारा स्पीकर के विवेकाधीन पे रहता है। तो ये स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन से ग्राउंड्स पे ये जो मेंबर है डिस्क्वालिफाइड होगा, इसको डिस्क्वालिफाइड करना है या नहीं करना, ये स्पीकर का कार्य है। और देखिए आगे जो 9वां देखिए कि अडजॉर्न करना, कि हाउस को कितने देर के लिए स्थगित करना, कुछ में होता है कि आधे घंटे के लिए, कुछ टाइम के लिए, या फिर अनिश्चितकालीन के लिए, ये सारा स्पीकर का ही कार्य होता है कि कब हाउस को अडजॉर्न करना, ठीक है, स्थगित करना, कब चलाना, ये सब कार्य स्पीकर का ही होता है।
आगे देखता है कि ये जो स्पीकर है यही डिसाइड करता है कि कितने मिनिमम लोग होने चाहिए और हाउस को अजॉर्न करने के लिए इतने, अगर अब्सेंस ज़्यादा है तो अजॉर्न कर देगा। ठीक है, और देखना कि एक व्यवस्थित स्थिति बनी रहे कि डिस्कशन होए, तो उस हिसाब से भी जितना भी निर्णय है वो स्पीकर के विवेकाधीन पे ही है कि कब हाउस को स्थगित करना है, कब इसको चलाना है। यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं कंक्लूड में कहूँ कि अगर मान लीजिए लोगों की कमी है, हाउस में एमपीज नहीं है, तो ये स्थगित कर सकते हैं गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा को। बहुत बहुत धन्यवाद।